अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। एक मरतबा फिर से आपका इस्तकबाल है आपकी अपने ही यूट्यूब चैनल एच ऑनलाइन पर। और आज मैं इस सीरीज़ की 7वीं सबक तौबा टेक सिंह जिसके लिखने वाले सादत हसन मंटू हैं उसके पार्ट 2 के साथ हाजिर हूँ। मैं आपको बता दूं कि इस टॉपिक से हर साल 5 नंबर के सवालात पूछे जाते हैं, इसलिए ये टॉपिक भी पिछले टॉपिक यानी बागो बहार की तरह काफ़ी अहम है। इससे पहले की वीडियो में इस सबक को एक्सप्लेन किया जा चुका है। अगर आपने नहीं देखा है तो प्लेलिस्ट का लिंक डिस्क्रिप्शन में मौजूद है, पहले आप इस वीडियो को देख लें ताकि आपको आसानी हो। आज की इस वीडियो में मैं आपके सबक को पूरी तरह से एक्सप्लेन करने वाला हूं, जिसमें इस सबक के मुसन्निफ़ के बारे में और जितने भी सवालात हैं उसको हल करूँगा। मैं फिर से बता दूँ कि इससे पहले खाका, मजमून, दास्तान, इंशाइया की वीडियो पोस्ट की जा चुकी है। अगर आपने नहीं देखा है तो पहले आप ज़रूर देखें, प्लेलिस्ट का लिंक डिस्क्रिप्शन में मौजूद है, आप देख सकते हैं। और अगर आप इस चैनल के लिए नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लें ताकि अगली वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक पहुंच सके। और अगर आप टेलीग्राम पर क्यूज़ में हिस्सा लेना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया गया है, आप जुड़ जाएँ। तो चलिए अब हम वीडियो शुरू करते हैं, लेकिन वीडियो शुरू करने से पहले आपको फिर से यही कहूँगा कि आप अपनी किताबें सामने रखें ताकि आपकी पढ़ाई बेहतर हो सके। तो चलिए अब हम बगैर वक्त ज़ाया किए हुए वीडियो शुरू करते हैं। तो सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि ये जो आपको पढ़ना है ये तौबा टेक सिंह है, जिसके मुसन्निफ़ है सादत हसन मंटू, और ये एक अफसाना है। और सादत हसन मंटू का असल नाम जो है वह सादत हसन मंटू ही है। इनकी ज़िंदगी मुख्तसर रही लेकिन इन्होंने बहुत कुछ लिखा। इनकी मकबूलियत का इस बात से अंदाज़ा लगाया जा सकता है कि इनकी किताबों की मुल्क में हर ज़माने में नकली अशाअतें होती रही। इनके वालिद का नाम गुलाम हुसैन था और मिंटू के वालिद ने 2 शादियाँ की थी और मिंटू दूसरे बीवी से थे। यानी सादत हसन मंटू के वालिद गुलाम हुसैन जो थे उन्होंने 2 शादियाँ की थी और सादत हसन मंटू जो थे वो दूसरी बीवी से थे और उनकी वालदा जो थी सरदार बेगम थी। इनकी पैदाइश 11 मई 1912 ईस्वी में मौजूदा लुधियाना पंजाब के सिमराला गानों में हुई। कब हुई? 1912 ईस्वी में मौजूदा लुधियाना पंजाब के सिमराला गानों में हुई थी। और मैं आपको बता दूं कि सादत हसन मंटू की शादी बेगम सफ़िया से 1939 ईस्वी में हुई और जनवरी 1948 ईस्वी में पाकिस्तान चले गए थे। इनकी शादी कब हुई थी? इनकी शादी 1939 ईस्वी में हुई थी और जनवरी 1948 ईस्वी में सादत हसन मंटू पाकिस्तान चले गए और इनकी वफ़ात 18 जनवरी 1955 ईस्वी को लाहौर में हुई। यानी जब आज़ादी मिली थी ना 1947 में हम लोगों को, उसके 1 साल के बाद ये पाकिस्तान चले गए और उसके 7 साल के बाद इनकी वफ़ात हो गई 1955 ईस्वी में लाहौर में। अब हम सादत हसन मंटू की तालीम की बात करें तो अमृतसर में तालीम हासिल किए लेकिन इंट्रेंस से आगे नहीं बढ़ सके। उसके बाद अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी में इनका दाखिला हुआ लेकिन बीमारी की वजह से अलीगढ़ भी छोड़ना पड़ा और फिर इनका अदबी ज़िंदगी का आगाज़ 1953 ईस्वी में हुआ। मैं आपको बता दूं कि सादत हसन मंटू का फिल्मी दुनिया से भी गहरा ताल्लुक़ था और बहुत सारी फिल्मों की कहानी, मुकालमे या मंजरनामे कलमबंद किए, जैसे अपनी नगरिया, चल चले रे नौजवान, बेगम, शिकारी, पड़ोसन, घमंड और 8 दिन जैसी फिल्में इन्होंने कलम बंद किए। और मैं आपको बता दूं कि सादत हसन मंटू असल में अफसाना निगार थे और इनकी शोहरत भी अफसाना निगारी से ही हुई। सादत हसन मंटू का पहला अफसाना अमृतसर से निकलने वाले रिसाले खल्क में अगस्त 1934 ईस्वी के शुमारे में तमाशा उन्वान से शाये हुई। कब हुई? 1934 ईस्वी में हुई। किस रिसाले में हुई? तो खल्क रिसाले में हुई। किस उन्वान से हुई? तो तमाशा उन्वान से हुई। तो मैं आपको बता दूं कि सादत हसन मंटू का पहला लिखा हुआ अफसाना क्या है? तमाशा है। और सादत हसन मंटू का पहला अफसानवी मजमुआ क्या है? आतिशपारे हैं। तो देखिए, एक होता है अफसाना और एक होता है अफसानवी मजमुआ। तो अफसानवी मजमुए में बहुत सारे अफसाने होते हैं और अफसाना जो होता है उसमें सिर्फ एक अफसाना होता है। तो सादत हसन मंटू का पहला अफसाना है तमाशा और अफसानवी मजमुआ जो है उनका पहला वो क्या है? आतिशपारे हैं। और इनका पहला अफसानवी मजमुआ आतिशपारे जो है वो कब शाये हुआ? 1936 ईस्वी में शाये हुआ। उसके अलावा भी बहुत सारे इनके अफसानवी मजमुआ हैं, जैसे धुआं, चुगद, खाली बोतलें, खाली दिए, नमरूद की खुदाई, सड़क के किनारे, ऊपर नीचे और दरमियान, ये सब क्या है? इनकी अफसानवी मजमुआ है। उसके अलावा उन्होंने एक नावल लिखा जिसका नाम बगैर उन्वान की है। ये VVI क्वेश्चन है, आप ज़रूर याद कर लेंगे क्योंकि ये कंफ्यूज वाला सवाल है। सादत हसन मंटू तो एक अफसाना निगार है, इसलिए ये सवाल पूछ दिया जाता है कि
سعادت حسن منٹو کے ناول کا نام کیا ہے؟ اس کے علاوہ بو، ٹھنڈا گوشت، کالی سلوار، کھول دو اور اوپر نیچے اور درمیان ان کے افسانے ہیں جس پر مقدمات چلے تھے۔ میں آپ کو بتا دوں کہ جب انگریزوں کی حکومت تھی نا تو ان کے کچھ افسانوں پر مقدمات بھی چلے تھے اور ان پر فحش گوئی کا بھی الزام لگا تھا، اور جس افسانے پر الزام لگا تھا اس میں ہیں بو، ٹھنڈا گوشت، کالی سلوار، دھواں، کھول دو اور اوپر نیچے اور درمیان، ان سب پر مقدمات چلے تھے۔ تو چلیے اب ہم مختصر ترین سوالات بھیدی شارٹ ٹائپ کوشچن کی طرف چلتے ہیں جو آپ کے پیج نمبر 57 پر ہے۔ اس میں پہلا سوال ہے ٹوبا ٹیک سنگھ کس شے کا نام ہے؟ تو جواب دیکھیں، ٹوبا ٹیک سنگھ ایک گاؤں کا نام ہے۔ کچھ لوگ یہاں پر بول دیتے ہیں کہ ٹوبا ٹیک سنگھ ایک پاگل کا نام ہے۔ بھائی پاگل کا نام نہیں ہے، پاگل تو وہ جو تھا اس کا نام بشن سنگھ تھا، لیکن ان کو اتنی محبت تھی گاؤں سے کہ اس کو لوگ ٹوبا ٹیک سنگھ کہنے لگے تھے۔ تو ٹوبا ٹیک سنگھ کیا ہے؟ ایک گاؤں کا نام ہے۔ اس کے بعد سوال نمبر 2 ہے لاہور پاگل خانے کے ہندو اور سکھ پاگل کہاں بھیجے جا رہے تھے؟ تو جواب ہے لاہور پاگل خانے کے ہندو اور سکھ ہندوستان بھیجے جا رہے تھے۔ اس کے بعد سوال نمبر 3 ہے جو آپ کے پیج نمبر 58 پر ہے، اس پاگل کا نام بتائیے جس نے اپنے متعلق محمد علی جناح ہونے کا اعلان کر دیا تھا۔ تو جواب ہے جس پاگل نے محمد علی جناح ہونے کا اعلان کیا تھا اس کا نام کیا تھا؟ محمد علی تھا، اور میں اس کے بارے میں پوری ڈیٹیل میں ایکسپلین کر چکا ہوں پہلی ویڈیو میں، اس لیے آپ ضرور اس ویڈیو کو دیکھیں۔ اس کے بعد سوال نمبر 4 ہے ٹوبا ٹیک سنگھ کا اصل نام کیا تھا؟ تو جواب ہے ٹوبا ٹیک سنگھ کا اصل نام بشن سنگھ تھا، اور یہ ٹوبا ٹیک سنگھ کیا ہے؟ ایک گاؤں ہے، لیکن ٹوبا ٹیک سنگھ جو پاگل تھا ان کو اتنی گاؤں سے محبت تھی کہ لوگ اسے ٹوبا ٹیک سنگھ سے پکارنے لگے تھے۔ پھر آپ کنفیوز نہ ہو، ٹوبا ٹیک سنگھ ایک گاؤں کا نام ہے اور ٹوبا ٹیک سنگھ جو ہے نا ان کا اصل نام جو ہے وہ بشن سنگھ ہے، اور بشن سنگھ کو اپنے گاؤں سے اتنی لگاؤ تھا کہ ان کو ٹوبا ٹیک سنگھ لوگ کہتے تھے۔ اس کے بعد سوال نمبر 5 ہے ٹوبا ٹیک سنگھ کی موت کس جگہ ہوئی؟ تو جواب ہے ٹوبا ٹیک سنگھ کی موت زمین کے اس ٹکڑے پر ہوئی جس کا کوئی نام و نشان نہیں تھا، اور یہ کہاں پر لکھا ہے؟ یہ آپ کے پیج نمبر 56 کے لاسٹ میں لکھا ہے، جہاں پر لکھا ہے کہ ادھر ویسے ہی تاروں کے پیچھے پاکستان، درمیان میں زمین کے اس ٹکڑے پر جس کا کوئی نام نہیں تھا ٹوبا ٹیک سنگھ پڑا تھا، یعنی زمین کے اس ٹکڑے پر ان کی موت ہوئی جس کا کوئی نام نہیں تھا۔ تو چلیے اب ہم مختصر سوالات یعنی شارٹ ٹائپ کوشچن کی طرف چلتے ہیں۔ تو اس میں سوال نمبر 1 ہے پاگلوں کے باہمی تبادلے کے لیے کون سا فارمولہ اپنایا گیا؟ تو جواب دیکھیں کہ پاگلوں کے باہمی تبادلے کے لیے ایسا فارمولہ اپنایا گیا جو اخلاق کی بنیاد پر تیار کیا گیا تھا۔ وہ اس طرح ہے کہ جو مسلمان پاگل ہندوستانی قید خانوں میں ہیں انہیں پاکستان، اور جو ہندو سکھ پاگل پاکستان کے پاگل خانوں میں ہیں انہیں ہندوستان کے حوالے کر دیا جائے۔ تو اس طرح سے پاگلوں کے باہمی تبادلے کے لیے یہ فارمولہ اپنایا گیا تھا۔ اس کے بعد سوال نمبر 2 ہے پیڑ پر چڑھے پاگل نے کس مسئلے پر تقریر شروع کی؟ تو جواب دیکھیے کہ پاگل خانے کے پیڑ پر بیٹھا ہوا ایک پاگل جو ہندوستان، پاکستان اور ہندوستان کے چکر میں اور بھی زیادہ پاگل ہو گیا تھا، روز جھاڑو دیا کرتا تھا، ایک بار جھاڑو دیتے دیتے ایک درخت پر چڑھ گیا اور درخت کے ایک شاخ پر یعنی ایک ٹہنی پر بیٹھ کر تقریر کرنے لگا۔ پاگل کی تقریر کرنے کا جو موضوع تھا وہ ہندو پاک کے نازک مسائل تھے۔ سپاہیوں نے اسے نیچے اترنے کو کہا تو وہ اور اوپر چڑھ گیا۔ جب اسے ڈرایا دھمکایا گیا تو اس نے کہا کہ میں نہ تو ہندوستان میں رہنا چاہتا ہوں نہ پاکستان میں تو بس رہوں گا تو اس درخت پر ہی رہوں گا اور کہیں نہیں جاؤں گا۔ اس کے بعد سوال نمبر 3 دیکھیے کہ اپنے آپ کو خدا کہنے والے پاگل سے ٹوبا ٹیک سنگھ کیوں ناراض ہو گیا؟ تو جواب دیکھیے کہ لاہور پاگل خانے میں ایک پاگل ایسا بھی تھا جو خود کو خدا کہتا تھا۔ اس پاگل سے ایک روز بشن سنگھ نے پوچھا کہ ٹوبا ٹیک سنگھ پاکستان میں ہے یا ہندوستان میں؟ تو اس نے جواب دیا کہ نہ ہندوستان میں اور نہ پاکستان میں، اس لیے کہ میں نے ابھی تک حکم دیا ہی نہیں ہے، کیونکہ وہ ایک پاگل تھا، وہ کچھ بھی بول سکتا تھا۔ بشن سنگھ نے بڑی منت و سماجت سے کہا کہ وہ حکم دے دے تاکہ جھنجٹ ختم ہو جائے، مگر وہ خدا بہت مصروف تھا، اسے اور بھی بہت سے حکم دینے تھے۔ اس کی خدائی سے تنگ آ کر بشن سنگھ خدا کہنے والے پاگل سے ناراض ہو گیا تھا۔ اس کے بعد سوال نمبر 4 ہے پاگل خانے کے وہ لوگ جن کا ذہنی توازن یعنی دماغ جو تھا وہ ان کا بالکل درست تھا کس پریشانی میں گرفتار تھے؟ تو جواب دیکھیے کہ لاہور کے پاگل خانے میں کچھ افراد ایسے بھی تھے جن کا ذہنی توازن بالکل درست تھا، یعنی ان کا دماغ بالکل درست تھا۔ ان کی پریشانی یہ تھی کہ وہ افراد بنیادی طور پر قاتل تھے،
उन लोगों के नाते रिश्तेदार वालों ने रिश्वत का सहारा लेकर उन्हें पागल खाने में भिजवा दिया था ताकि वह फांसी की सज़ा से बच सके। आप देखते भी होंगे कि जब कोई कातिल कत्ल कर देता है तो उसको फांसी की सज़ा अक्सर हो जाती है। तो उनके रिश्तेदारों ने वहाँ के अफसर को रिश्वत देकर उन्हें पागल खाने में भिजवा दिया था ताकि वह फांसी की सज़ा से बच सके। आगे देखिए कि उन लोगों को ये तो मालूम था कि मुल्क तकसीम हो चुका है, लेकिन पाकिस्तान कहाँ है, इसका महल वक़ू कहाँ है, इससे वह लाइल्म था। यानी इस बारे में उसको कुछ मालूम नहीं था। वह नहीं जानते थे कि वह पाकिस्तान में है या हिंदुस्तान में, क्योंकि पहले उस जेल में वह हिंदुस्तानी थे और अब पाकिस्तानी। वह इसी कश्मकश में गिरफ्तार हो गए थे। यानी जब बंटवारा नहीं हुआ था तो वो उसी जेल में थे, तो वो हिंदुस्तानी थे, और अब जाके वो पाकिस्तानी हो गए, इसलिए वो कंफ्यूज हो रहे थे कि आखिर मैं हूँ तो कहाँ हूँ। अब मुख्तसर सवालात में लास्ट सवाल है, सवाल नंबर 5। टूबा टेक सिंह अपने मुलाकातियों के आने से कबल किस तरह तैयार होता था? तो जवाब देखिए कि टूबा टेक सिंह एक पागल था। वह अपने मुलाकातियों के आने से पहले तैयार होने में बड़ा एहतमाम करता था। उसे अपने रिश्तेदारों के आने का पता खुद चल जाता था। इससे पहले कि वह अपने मुलाकातियों से मिले खूब अच्छी तरह नहाता, बदन पर साबुन घिसता, सर में तेल डालता, फिर कंघी करता, अपने ऐसे कपड़े जो कभी इस्तेमाल नहीं करता उस दिन पहनता और इस तरह सज धज कर मिलने वालों से मिलता। लोगों के पूछने पर खामोश रहता या फिर पंजाबी जबान में कुछ बोल देता। और वो क्या बोलता था? ऊपर दे, गड़बड़ दे, एंस दे, बेध्याना दे, मंग दे, दाल ऑफ दी लालटेन, ये बोल देता था। टूबा टेक सिंह का यही मामूल था अपने मुलाकातों से मिलने का। अब हम तवील सवालात यानी लॉन्ग टाइप क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। इसमें सवाल नंबर 1 है, टूबा टेक सिंह अफसाने की रोशनी में लाहौर के पागल खाने की तफसील कलमबंद कीजिए। यानी टूबा टेक सिंह अफसाने की रोशनी में लाहौर के पागल खाने के बारे में आपको लिखना है। तो जवाब देखिए, आज़ादी और मुल्क के बंटवारे के बाद दोनों हुकूमतों को यह ख्याल आया कि जिस तरह इखलाकी कैदियों का दोनों मुल्क में तबादला हुआ है उसी तरह पागलों का भी तबादला होना चाहिए। इसलिए दोनों मुल्कों की आपस में मीटिंग हुई जिसमें दोनों तरफ के मुल्कों के अफसरों ने पागलों के तबादले के लिए एक दिन मुकर्रर किया और उस दिन पाकिस्तान में हिंदू सिख पागलों को हिंदुस्तान की सरहद पर हिफाजत के साथ पहुँचा दिया गया। इधर पाकिस्तान में लाहौर के पागल खाने में जब तबादले की खबर पागलों को हुई तो उनके दरमियान चहमगोइयाँ यानी कयास आराइयाँ होने लगी। एक पागल जो मुसलमान था, पिछले 12 बरस से ज़मींदार अखबार पढ़ा करता था, उससे एक पागल ने पूछा कि यह पाकिस्तान क्या होता है? तो उस पागल ने जवाब दिया कि हिंदुस्तान में एक जगह ऐसी है जहाँ इस्तुरे बनते हैं। इस्तुरे जिससे हम लोग दाढ़ी मूछ बनाते हैं उसी को कहते हैं। मुसलमान पागल का जवाब सुनकर दूसरा पागल मुतमईन हो गया। एक रोज़ मुसलमान पागल ने नहाते वक्त ज़ोरदार आवाज़ में पाकिस्तान जिंदाबाद का नारा लगाया कि वह फिसल कर गिर गया। यानी दूसरा पागल जो था ना, वो एक रोज़ नहाते नहाते इतनी ज़ोर से आवाज़ लगाई पाकिस्तान जिंदाबाद का कि वो फिसल कर गिर गया और बेहोश हो गया। उसके अलावा उस पागल खाने में बाज़ पागल ऐसे भी थे जो हकीकतन पागल नहीं थे बल्कि वह बुनियादी तौर पर कातिल थे, और उनके रिश्तेदारों ने अफसरों को रिश्वत देकर उन्हें पागल खाने भिजवा दिया था ताकि उन्हें फांसी की सज़ा न हो। उनमें एक पागल ऐसा भी था जो हिंदुस्तान पाकिस्तान के चक्कर में पड़कर और ज़्यादा पागल हो गया था। एक रोज़ झाड़ू देने लगा और झाड़ू देते देते एक दरख्त पर चढ़ गया और एक शाख पर बैठकर हिंदू पाक के नाजुक मसले पर तकरीर करने लगा। बड़ी मुश्किल से नीचे उतरा और अपने हिंदू सिख दोस्तों से गले मिलकर रोने लगा। इस तरह लाहौर के पागल खाने में तरह तरह के पागल जमा हो गए थे और पागल खाने की शक्ल बज़ाहिर चिड़िया खाने की होकर रह गई थी। अगला सवाल देखें, सवाल नंबर 2 कि पागलों के सियासी शऊर को अहाते तहरीर में लाइए। तो जवाब देखिए, मंटू ने अपने अफसाना टूबा टेक सिंह में पागल खाने की बड़ी कामयाब मंजरकशी की है। इस अफसाने का मौजू तक़सीम हिंद और क़याम पाकिस्तान है। पागल खाने की मंजरकशी के बैनुस सुतूर में पागलों के सियासी शऊर पर भी रोशनी डाली गई है। इस तरह का अंदाज पागल खाने के बाद पागलों के गुफ्तगू से होता है कि वह पागल भी सियासी शऊर रखते थे। जैसे एक मुसलमान पागल 12 वर्षों से ज़मींदार अखबार पढ़ता था जिससे उसके सियासी शऊर का पता चलता है। उसी तरह एक सिख पागल ने एक दूसरे सिख पागल से दरियाफ्त किया कि सरदार जी, हमें हिंदुस्तान क्यों भेजा जा रहा है? हमें तो वहाँ की ज़बान नहीं आती। तो दूसरा सरदार मुस्कुराते हुए बोला, मुझे तो हिंदुस्तानों की बोली आती है। हिंदुस्तानी बड़े शैतानी आकर आकर फिरते हैं। यानी इससे पता चलता है कि लाहौर के पागल खाने के पागल भी
सियासी शऊर रखते थे और वह सियासी मौज़ूआत पर भी बहस करते थे। अब सवाल नंबर 3 देखिए कि टूबा टेक सिंह के कर्ब को अपने अल्फाज में बयान कीजिए। तो जवाब देखिए कि पेशे नज़र अफसाना जो हमारे नसाब में शामिल है उसका उन्वान टूबा टेक सिंह है। यह उन्वान अलामत के तौर पर इस्तेमाल हुआ है। टूबा टेक सिंह हिंदुस्तान के पंजाब में एक गांव का नाम है। वहीं का रहने वाला बिशन सिंह नाम का एक सिख था, उसे लोग टूबा टेक सिंह कहते थे। बिशन सिंह को अपना गांव, अपने रिश्तेदारों की याद बराबर आती थी, खासकर उसे अपनी बेटी रूप कौर जो उससे बिछड़ गई थी। आप यहाँ देखें गौर से कि यहाँ लिखा क्या है, अपनी बेटी रूप कौर, जबकि आप गाइड में देखेंगे ना तो वहाँ लिखा रहता है अपनी बहन रूप कौर। और जबकि आपकी किताब में पेज नंबर 55 में एक लाइन नीचे, मतलब पेज नंबर 55 पर आप जाएंगे ना तो उसमें लिखा हुआ है कि मैं बहुत दिनों से सोच रहा था कि तुमसे मिलूं, लेकिन फुर्सत ही ना मिली। तुम्हारे सब आदमी खैरियत से हिंदुस्तान चले गए थे। मुझसे जितनी मदद हो सकी मैंने की। तुम्हारी बेटी रूप कौर। यहाँ क्लियर लिखा हुआ है तुम्हारी बेटी रूप कौर, लेकिन गाइड में क्या लिखा है, तुम्हारी बहन रूप कौर जो उससे बिछड़ गई थी, जो बिल्कुल गलत है। तो देखिए क्या है, बिशन सिंह को अपना गांव, अपने रिश्तेदारों की याद बराबर आती थी, खासकर उसे अपनी बेटी रूप कौर जो उससे बिछड़ गई थी। बिशन सिंह को अपने खानदान और बेटी का कर्ब हमेशा रुलाता था, सोचता रहता था और इसी वजह से वह पागल हो गया था। वह 15 साल से पागल खाने में था। हर वक्त उसकी ज़बान से अजीबो गरीब अल्फाज सुनाई देती थी। और वो क्या आवाज़ थी, ऊपर दी गिर गिर दी एंक्स दी बेहदियाना दी मंग दी दाल ऑफ द पाकिस्तान गवर्नमेंट। टूबा टेक सिंह हर वक्त दूसरे पागलों से यही पूछता रहता था कि वह कहाँ है जहाँ का वह रहने वाला, लेकिन किसी को मालूम न था कि वह पाकिस्तान में है या हिंदुस्तान में। बिशन सिंह रात को सोता नहीं था। पागल खाने के पहरादारों का कहना था कि सोता तो दूर की बात, वह कभी लेटा भी नहीं। वह नहाता भी कम था, इसलिए उसके बाल आपस में जमकर रह गए थे। गांव और अपने से जुदाई में उसका ज़ाती कर्ब था, जिस कर्ब में बिशन सिंह पागल हो गया था और टूबा टेक सिंह उसके लिए कर्ब की अलामत बन चुका था। गोया या सिंह से अपने आप को ही गोया टेक सिंह समझने लगा था। अब लास्ट सवाल देखें, सवाल नंबर 4, तकसीम मुल्क से कौन कौन सी उलझनें पैदा हुई, टूबा टेक सिंह अफसाने की रोशनी में बयान कीजिए। तो जवाब देखिए कि आज़ादी के साथ मुल्क के बंटवारे से तरह तरह की सियासी, समाजी और इक़्तिसादी उलझनें पैदा हो गई। मसलन मुल्क की एक बड़ी आबादी का एक मुल्क से दूसरे मुल्क में तबादला, हिंदुस्तान मुस्लिम फसादात की परेशानी। हिंदुस्तान में हिंदू मुसलमान दो कौमें हज़ारों साल से मुत्तहिद होकर रह रहे थे। आपसी मेल जोल इतनी ज़्यादा थी कि दूसरे ममालिक मिसाल देते थे। तकसीम ने उनके दरमियान नफ़रत की दीवार खड़ी कर दी। टूबा टेक सिंह उसी पश मंज़र में लिखा गया एक अफसाना है। तकसीम हिंद ही उसका मरकज़ी पहलू है। अफसाना में उसी नुक्ता को मरकज़ बनाकर पेश किया गया है। फिर आगे देखिए कि लाहौर पागल खाने में जो भी पागल हैं, सबों के पागल होने की वजह किसी न किसी तरह तकसीम हिंद ही से जुड़ी है। मसलन हिंदू वकील साहब अपनी माशूका से बिछड़ने के गम में पागल होते हैं, क्योंकि उनकी माशूका जो थी वह हिंदुस्तानी बन गई और वह खुद पाकिस्तानी। उसके अलावा बिशन सिंह अपने ख़ानदान और बहन के बिछड़ने के गम में पागल हुआ। और इंग्लो इंडियन पागलों को ब्रेकफास्ट को लेकर फिक्र है, उन्हें बिल्डी चपाटी नहीं चाहिए। मज़कूरा अफसाने में पागलों की एक जमात ऐसे भी है जिन्हें अपना वतन अजीज़ है। टूबा टेक सिंह का शुमार ऐसे ही लोगों में होता है। सरहद पार पागलों के बाहमी तबादले का मौका है, लेकिन एक पागल टूबा टेक सिंह का ज़हन व दिल सियासी तकसीम को कबूल नहीं कर पाता और दोनों मुल्कों के दरमियानी हिस्से में दम तोड़ देता है। मुख्तसर यह कि इस मफ़ाद की जंग में वहशियों ने न जाने कौन कौन से मज़ालिम ढाए और इंसानियत का वह नंगा नाच देखने को मिला जिसे याद करके आंखें आज भी रो देती है। फजल-ए-दीन और टूबा टेक सिंह की मुलाकात को तकसीम मुल्क की उलझनों के पसे मंज़र में देखना चाहिए। तो ये रही आज की वीडियो। मैंने पूरी तरह से आपके इस सबक को 2 वीडियो के साथ एक्सप्लेन कर दिया है। अगर आपको PDF चाहिए तो डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया गया है टेलीग्राम का, आप हमसे वहाँ रब्ता कर सकते हैं। तो चलिए आज के लिए बस इतना ही। इंशाअल्लाह फिर मैं एक नई वीडियो के साथ बहुत जल्द आऊँगा। तब तक के लिए खुदा हाफिज़।